जी हां, व्यास की विनाश लीला। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में व्यास ने इतनी तबाही मचाई है जिससे उबरने में कई लोगों की पूरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। व्यास की विनाश लीला के पहले हिस्से में हमने आपको गुरुवार को मंडी में हुई तबाही की हर तस्वीर दिखाई थी। उसके बाद हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा मनाली के लिए निकले, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और हम आपको आज मनाली के एंट्री पॉइंट से लेकर आखिरी छोर तक ले जाएंगे और दिखाएंगे व्यास की विनाश लीला। जी हां, व्यास नदी से मची तबाही के चलते मनाली जाने वाली सड़क कई जगह से बह चुकी है। हाईवे जगह जगह ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल लेफ्ट बैंक वाले रास्ते से आवाजाही हो रही है। उसी रास्ते से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा मनाली के लिए निकले, और जैसे ही जगत सुख से पहले पहुंचे वहां का भयावह नजारा दिखाई दिया। यही हमें एक पहाड़ी नदी पर ध्वस्त पुल दिखाई दिया। पुल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, सड़क भी बह चुकी है। पता चला कि यह पुल यहां से 5 किलोमीटर दूर मनार गांव जाता है। इसी पुल के जरिए गांव के लोग कुल्लू या मनाली जाते हैं, जिसके टूटने के बाद अब लोग जान जोखिम में डालकर दरिया पार कर रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे ये सड़क कहां जाती थी और कितना नुकसान हुआ है, कितने एरिया को जोड़ता था? ये बनारा गांव को जाती है। इससे ज्यादा नुकसान हो गया है इस नदी से। कितनी बारिश पिछले दिन हुई? ये 3 दिन बारिश आ गई। 3 दिन से इतना ज्यादा नुकसान हो गया। तो अब कितने इलाके को जोड़ती थी, कितने लोगों ये को तो एक गांव है। एक गांव को जोड़ती है। हाँ। तो अब वो लोग कैसे आते हैं? वो तो पैदल आते हैं। पैदल आना पड़ता है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? इससे 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हाँ। लोगों को पैदल करना पड़ता है। आप ये सामान उठा के कहाँ जा रहे हैं? ये स्प्रे का सामान है? हाँ, स्प्रे का है। बगीचे में स्प्रे करना है? बगीचा। फसल तैयार है आप लोग? हाँ। तो फिर अब सड़कें तो टूटी हुई, कैसे ले जाएंगे? ये तो अब थोड़ा मुश्किल है। सरकार से क्या हाँ। अपील करेंगे? अब सरकार का किना है ये। तो जल्दी से बोले हाँ, जल्दी से इस सड़क को बनाए और ताकि सेब निकल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका जी? मनीरा। मनीराम जी। हाँ। यहीं रहते हैं, इसी गाँव में हाँ। रहते हैं? तो मनीराम है, धन्यवाद जी। मनीराम है, स्थानीय निवासी यहाँ पर है, और इन्होंने बताया कि ये जो सड़क आपको ठीक मेरे सामने दिख रही है, ये करीब करीब 5 किलोमीटर, अब इनका कहना है कि 5 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है मनार गांव, उसको ये सड़क जोड़ती है बाकी कुल्लू से, मनाली से। लेकिन अब ये सड़क, ये जो सहायक नदी आ रही है, नाला आ रहा है, इससे पूरी तरह से टूट चुकी है और जगह जगह टूटी हुई है। इनका कहना है कि ये तो सिर्फ वो साइड है जो हमें दिख रही है, इसके अलावा बीच में भी बहुत स्थानों पर यह सड़क टूटी हुई है। और अब दिक्कत, ऐसे ही कई गांव इस पूरी घाटी में मौजूद हैं जिनकी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनका संपर्क कुल्लू मनाली से टूटा हुआ है। और अब सेब सीजन इस पूरी वैली में शुरू होने वाला है। ऐसे में चिंताएं इन बागवानों की, स्थानीय लोगों की ये भी बढ़ गई है कि कैसे अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जाए। और ये पुल आप देख रहे हैं, ये पुल पहले यूज में था। जिस पुल पर हम खड़े हैं, इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, इसको शुरू नहीं किया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। पूरा गांव का संपर्क कट चुका है। 5 किलोमीटर ये लोग यहाँ से पैदल चलकर इस मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आगे का सफर तय करते हैं। और यहां से आगे बढ़ने के बाद हमारी टीम पहुंची जगत सुख, यानी वो जगह जहां के कच्चे रास्ते से ही फिलहाल आप कुल्लू से मनाली जा सकते हैं। और उसी रास्ते से हजारों सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया जो मनाली में फंसे हुए थे। लेकिन उस सड़क की हालत क्या है, ये जरा आप गौर से देखिए। पहाड़ के किनारे की कच्ची सड़क कीचड़ से भरी है, जिस पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। गाड़ियों को यहां से निकालना बेहद मुश्किल काम है, खतरनाक भी है, क्योंकि नीचे गहरी खाई है और ऐसे में लोगों को धीरे धीरे या फिर
धक्के देकर गाड़ियां निकालनी पड़ रही हैं। बेशक ये सड़क के जरिए कईयों की जान बचाई गई, लेकिन ये खुद में जानलेवा ही दिखाई दे रही है। जहां हम खड़े हैं, ये एक मात्र की जीवन रेखा है, एक मात्र जो मनाली को जोड़ रही है कुल्लू के साथ और हिमाचल प्रदेश के बाकी एरिया के साथ। लेकिन हालत इस सड़क की आप देख सकते हैं, एनएच पूरी तरह से तबाह है और महीनों लगेंगे एनएच को ठीक करने के लिए। और इस बीच में अगर मनाली को कोई सड़क हिमाचल प्रदेश से जोड़ रही है जहां से पर्यटक निकल रहे हैं, वो यही सड़क है। सैकड़ों पर्यटक का दावा प्रदेश सरकार कर रही है कि यहाँ से निकाला गया है, लेकिन सड़क की हालत आप देख सकते हैं। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, धक्का लोग लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महेंद्र सिंह है। आप यही रहते हैं? हाँ जी। ये सड़क कब यूज में आई और क्या लग रहा है? ये तो यूज में अभी आ रही है, जब से ये रोड बंद हुआ है। हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे कि इस रोड का जल्दी से जल्दी जो उसको ठीक किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लोकल रास्ते के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए जो एक ही रास्ता है जो कि ये बढ़िया है, जो कनेक्ट करता है। यहाँ से हमारा उधर के लिए भी जाएगा, जगसुख के भी जाएगा और मनाली के लिए भी कनेक्टिंग करता है। ये प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। जो पर्यटक निकाले गए वो सभी इसी रोड से आए? हाँ जी, हाँ जी, जितने भी पर्यटक है वो मैक्सिमम यहीं से निकाले गए हैं ऊपर को, और फिर यहाँ से सीधे इनको नगर होते हुए अपना कुल्लू और मंडी के लिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यही वो सड़क है। और लेकिन हालत इसकी बहुत खराब है, गाड़ियां रुक रही हैं, धक्के लगातार गाड़ियों को लगाने पड़ रहे हैं और काफी दिक्कत यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी हो रही है। और यहां से आगे बढ़ने के बाद हम मनाली के आलू ग्राउंड पहुंचे, यानी वो जगह जहां व्यास नदी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इस जगह का नाम भले ही आलू ग्राउंड है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं बल्कि रिहायशी इलाका है। सैलाब में यहां एक नहीं बल्कि कई बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बह गई। एक स्कूल का नामोनिशान तक मिट गया। एक रेस्टोरेंट, ढाबा भी सैलाब में विलीन हो गया। कई घर, कई होटल और दर्जनों दुकानें तबाह बर्बाद हो गईं। इतना ही नहीं, यहां खड़ी कई कारें, जीप, ट्रक, यहां तक के बस भी किसी के बस में नहीं रहे और पानी के बहाव में बह गए। सैलाब का पानी जब निकला तो बसों के साथ कई ट्रक भी मलबे में दिखे। कई घरों में इतना मलबा है कि लोगों को निकालने में कई दिन लग जाएंगे। बर्बादी के ये निशान लोग अब ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम पहुंची है और ये मनाली का आलू ग्राउंड है। और यहाँ पर क्या कुछ था, क्या कुछ है, इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और खुद अंदाजा लगेगा कि कितनी भयानक बाढ़ यहाँ पर ब्यास नदी में आई थी। जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर पहले एक बहुमंजिला इमारत होती थी और उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता था। ये स्कूल यहाँ से पूरी तरह गायब है और ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से यहाँ पर ये नदी ऐसी ही बहती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ पर एक बहुमंजिला भवन था और उस भवन में बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल यहाँ पर था, लेकिन वो स्कूल कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। पूरी तरह से नींव तक स्कूल की गायब हो चुकी है। यहाँ से बहुमंजिला भवन पूरी तरह से गायब है और बच्चों को पढ़ने के लिए अब स्कूल यहाँ नहीं है। उस स्कूल में कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, बच्चों का भविष्य, कितने बच्चों का भविष्य उन डॉक्यूमेंट्स में, उन रजिस्टर्ड में दायर होगा, वो सब कुछ ब्यास नदी की प्रचंड लहरें अपने साथ बहा कर ले गई। यहाँ कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट था, बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट था, पुराना रेस्टोरेंट था, वो भी गायब हो गया। रेस्टोरेंट के भी कोई निशान यहाँ पर नहीं है। केवल मात्र जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि कुछ करेट और कुछ सामान जो इधर उधर नदी की लहरों से बाहर निकल गया था वो बचा था। रेस्टोरेंट पूरी तरह से गायब है। इसके अलावा एक ढाबा था, ढाबा कुछ दूरी पर था और यही कारण था कि उसकी छत यहाँ पर ठहर गई है, बच गई है और हल्की होने के कारण बह नहीं पाई है, क्योंकि सिल्ट के साथ धीरे धीरे ये सारा सामान पीछे हटता गया। इसके अलावा देख सकते हैं आप, एक बिल्डिंग थी, ये प्राइवेट घर, किसी का अपना घर है, निजी मकान है, उन लोगों से उनका आशियाना छीन गया। ये मकान पूरी तरह से बह गया और पूरी तरह ज़मींदोज़ ये चीज़ें हो गई। तो ये नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ है, स्थानीय लोगों का हुआ है। बाढ़ आई दिन को जी। अच्छा, पानी रात को कुछ गया? हाँ जी, हाँ जी। फिर हम निकल गए घर से,
चला गए। अच्छा, सामान निकालने का मौका नहीं मिला मेरे को, हमारे को। हाँ जी। तो घर कहाँ है? घर जिधर था परेबगी पहले साइड था। अच्छा, यहाँ पे अंदर घर था। हाँ जी, तो वो घर चला गया? चला गए जी। 4 कमरे चले गए, 4 रूम बनाए थे ना, चला गए जी। तो अब हम सोचते हैं सर जो कि हमारा सामान गया, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, और पैसे भी थे 30,000 वो भी चला गया, अलमारियाँ थी, बेड बॉक्स थे वो भी चला गए, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल सारा नुकसान हो गया, गाय बच्चे भी सारा कुछ चला गया, सारा कुछ नहीं रहा जी। देखिए जी, ये 9-10 को जो ये भारी बरसात यहाँ हुई आलू ग्राउंड में मनाली में, तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें थी, काफ़ी होटल वगैरह थे और काफ़ी गाड़ियाँ भी लग चुकी थी यहाँ पे। तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है सारा कुछ यहाँ पे। मतलब बाढ़ की चपेट पहले तो पाली तरफ गई, और उसके बाद जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे इसमें नदी के भेंट में चढ़े, तो उसमें डंप लगा, और डंप लगने के बाद जितनी भी यहाँ बिल्डिंगें थी, 2-3 बिल्डिंग तो हमारे सामने यहाँ पे गई। तो गाड़ीज भी लगाई थी यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ लगाई थी, तो वो भी नदी के भेंट में चढ़ी। नुकसान तो ये पूरी खत्म ही है अब गाड़ी। अब डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं, पूरी रेते से भरी हुई है गाड़ी है। तो ये पहले रोड था, रोड रहा ही नहीं, अब ये पूरा नाला बन गया, 4 लेन। हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया रोड था, आगे तक कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। काफ़ी गाड़ियाँ बहती हुई देखी मैंने यहाँ पे। अब उम्मीद सरकार से है, प्रशासन से है, कैसे सरकार लोगों को इन चीज़ों से रिवाइव कर पाएगी और कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक की सारी कमाई ब्यास की नहरों में चली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और व्यास की विनाश लीला पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुरजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक और ब्रेक के बाद व्यास की विनाश लीला में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। मनाली के आलू ग्राउंड का भयावह मंजर अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा और संवाददाता राजेंद्र शर्मा और आगे बढ़े तो तबाही की तस्वीरें नदी में तैरती दिखाई दी। बस, ट्रक, कार सहित कई गाड़ियां कचूमर बनकर दरिया के बीच फंसी हैं। व्यास का वेग गाड़ियों को बहाते हुए, डिवाइडर को तोड़ते हुए, सड़क को मिट्टी में मिलाते हुए अपने साथ बहा ले गया। इन तस्वीरों के साथ व्यास की आवाज अब भी लोगों को डरा रही है, सहमा रही है। यहां हमें स्थानीय तहसीलदार मिले जिन्होंने बताया कि हम लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कई लोगों को प्रशासन से शिकायत भी है, लेकिन प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कड़े निर्देश हैं कि जगह जगह पे जाके जहाँ पे भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और प्रभावित जितने भी परिवार हैं, जितने भी परिवार प्रभावित हैं, चाहे कोई प्रवासी मजदूर है, चाहे यहाँ का है, चाहे किसी का घर बह गया हुआ है या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का नुकसान हो रहा है, उसमें देख रहे हैं आप हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम लगी हुई है।
हम खुद ही मौके पे जा रहे हैं। अभी हमने मुआयना किया, ये आलू ग्राउंड से हम कलात की तरफ चले गए थे और डिफरेंट जगह पे 2-3 दिनों से लगातार ही जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की हमारे से शिकायत है कि यार हम कई जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट स्वाभाविक रूप से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हर जगह पहुंचना मतलब एकदम ही प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल है। हम प्रायोरिटी बेस पे जा रहे हैं, जहां हमें लग रहा है प्रायोरिटी जहां पे है। कल की रिपोर्टिंग हुई थी कि क्लास से हमारे को थोड़ा सा पता लगा था कि वहां पे कुछ लोगों को राशन नहीं है या किसी के पास राहत राशि नहीं है। एक हमारा वहां पे ओल्ड एज होम भी है, उसकी इंस्पेक्शन थी, एसडीएम साहब भी पहले गए थे। आज हम मौके पे गए, हमने जितना कल हमने यहाँ आलू ग्राउंड में भी काफ़ी राशन वितरित किया। जितने भी प्रवासी मजदूर थे, जो हमारे अपने लोग थे यहाँ के जिनका घर आशियाना टूटा है, सबको हमने राहत राशि जितनी प्रशासन की तरफ से दी जाती है या स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी डायरेक्शन दी है, थोड़ा थोड़ा रिलीफ हम सभी को दे रहे हैं। राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है और संतावना भी दे रहे हैं लोगों को कि जितनी ये त्रासदी हुई है, ये तो अब नेचुरल कैलेमिटी है, इसको तो हम नहीं रोक पाए, बट जितना जल्दी रिस्टोर हो पाए, जितना हम लोगों के जख्म को भर पाएंगे, हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मनाली के कलात से, जहां कई टैक्सी ड्राइवर 6 तारीख से ही फंसे हुए हैं। लाख हाथ पांव मारने के बाद भी निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो जहां फंसे हैं उसके दोनों तरफ से हाईवे व्यास नदी में बह चुका है। ऐसे में उनके निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लिहाजा वो अपनी टैक्सी के साथ दिन पर किनारे खड़े रहते हैं और जब रात आती है और कहीं जगह मिल गई तो ठीक, अगर जगह नहीं मिली तो फिर अपनी टैक्सी में ही सोकर रात भी बिता देते हैं। हालांकि स्थानीय लोग और प्रशासन की तरफ से इन्हें हर संभव मदद मिल रही है। टैक्स के समीप कलात के पास इस वक्त हम हैं और अचानक से जब टूटे हुए हाईवे से आगे जा रहे थे तो हमें कुछ गाड़ियां दिखी यहाँ पर और कुछ लोग भी यहाँ पर दिखे हैं। ड्राइवर संभवतः ये इन गाड़ियों के हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि दोनों तरफ नेशनल हाईवे कट हो चुका है। नेशनल हाईवे 3 है ये, और ये दोनों तरफ कट हो चुका है और बीच में अचानक ये लोग दिखे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र जीत है। यहाँ कहाँ से फंस गए? यहाँ सर अपना ये ग्रैंड तारा होटल था, स्टे यहाँ पे करा हुआ था हमने। तो एक्चुअल में जब बारिश हुई है तो पहले नॉर्मल ही था, तो धीरे धीरे जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया तो होटल में दबाव आने की वजह से तो गाड़ियां वहीं खड़ी थी पहले हमारी। तो होटल के ओनर ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, खड़ी रहने दो। जब उस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आने लगी तो गाड़ियां हमने यहाँ पे निकाल के लगाई। बीच रास्ते में टूटा हुआ है, उस रास्ते से हमने निकाल के यहाँ पे गाड़ियां लगाई। मेरी फैमिली थी, मैंने अपनी फैमिली भेजी अब चंडीगढ़ के लिए। अब गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है तो इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता सर। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से यही हमारी दरखास्त है कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। 8 तारीख को आया था, 9 तारीख को मुझे बाढ़ आ गई थी। 9 तारीख को लोकल साइट सीन करवाने जाना था मनाली के, जो भी लोकल साइट सीन है। 9 तारीख को जाना था, उसके बाद जो ग्रीन टैक्स का पूरा 4 लाइन रोड टूट गया, हमारे होटल का रोड टूट गया। जैसे भैया ने बताया हमारे होटल में रेड आ गई, वहां से गाड़ी इमरजेंसी निकालनी पड़ी हमको। निकाल के हमने अपनी सेविंग करी। बाकी जितनी प्रार्थना हो सकी थी महामाई को उन्होंने सुन के नदी का बाद नीचे हो गया। हमारा कोटेज वाला बिक्की भाई था, हमको सुबह ब्रेकफास्ट वही देकर जाता है, 9-10 के अंदर है। खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने का जी देखिए सामने आरवी रिजॉर्ट था अपना, तो जस्ट वो हमें सुबह ब्रेकफास्ट देके जा रहे हैं। और रिगार्डिंग जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आपका खाना पीना क्या चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट से कुछ बंदे आए थे तो उन्होंने कुछ राशन वगैरह हमें यहाँ देके गए हैं कि आप अपना बना के खा सकते हैं। हम बिहार से जी। बिहार से आए हैं, यहाँ कैसे? ये दुकान चलाते हैं वैसे। हाँ जी हाँ जी, इन लोगों की सहायता, इनके सहायता कर रहे हैं। हाँ जी, बस यही। हम तो गुजरात से आया हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ रॉयल ग्राउंड में। यहाँ 4 दिन से कुछ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। आज जो लाइट चालू हुई है, बाकी तो प्रॉब्लम है। ये सब बेचारे सुबह से ही ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो खाली एक रास्ता चालू कर देना एक साइड का तो भी अच्छा रहेगा। मगर सर मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। हम लोग जी सर टैक्सी में रहे सर। हम लोग टैक्सी की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ बहुत थोड़ी गाड़ियों की, इसलिए हम लोग सर यहाँ पे रुके हुए हैं जी। सर हम लोग को किसी तरह निकलवाइए यहाँ से बस। तो यहाँ पर एक जो तमाम लोग हैं बाहर से टैक्सी लेकर आए हैं, लगातार दिक्कत इनको झेलनी पड़ रही है। और दिक्कत ये हो गई है कि दोनों तरफ से एनएच कटा हुआ है और अब बीच में फंस गए हैं। अब कैसे इनका गुजारा होगा? स्थानीय लोगों के सहारे ये रह रहे हैं। कब तक
ये स्थानीय लोग इनको चीजें उपलब्ध करवाते रहेंगे और कितना और इंतजार करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल अब यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। कलात में कई दूसरे इलाके भी पूरी तरह सड़क मार्ग से कट कर रह गए हैं, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा पत्थर और पहाड़ को पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वृद्ध आश्रम में रह रही 21 बुजुर्ग महिलाओं की जिंदगी पर भी संकट मंडराने लगा है। बाढ़ में वृद्ध आश्रम का सारा सामान बह गया है। जब सैलाब आया तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गनीमत ये रही कि आश्रम के लोगों ने वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन अब यहां खाने पीने की दिक्कत भी शुरू हो गई है। इस त्रासदी में अब बहुत से लोग हैं जिनके आशियाने चले गए हैं, अब जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है। लेकिन इस वक्त हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिनके आशियाने पहले से नहीं थे, और प्रशासन के सहयोग से, समाज के सहयोग से जिनको जो आशियाने मिले हैं वहां पर वो रह रहे थे, लेकिन इस बाढ़ ने वहां पर भी दिक्कतें पैदा कर दी है, उन लोगों को भी नहीं बख्शा है। बात करेंगे इनसे क्या हालात इस वक्त यहाँ पर है। बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे पर ये वृद्धाश्रम यहाँ पर बना हुआ है, और किस्मत रही कि ब्यास की प्रचंड लहरों से टूटा नहीं आशियाना बना रहा। लेकिन ब्यास के बाद जिस प्रकार पूरे सोसाइटी में, पूरी इस वैली में दिक्कतें हैं, यहाँ क्या कुछ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीता ठाकुर है जी। अनीता जी, क्या स्थिति अब यहाँ पे है? क्योंकि हमने जितना ट्रैवल किया पूरी वैली में, सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। कुछ लोगों के घर चले गए, जिनके घर नहीं गए उनको और चीज़ों की कमी हो गई है। यहाँ क्या हालात है? कितने लोग अभी यहाँ रह रहे हैं? सर, हमारे ओल्ड एज होम में यहाँ पे 21 इनमेट्स हैं, लेकिन जिस दिन बाढ़ आई सर, उस दिन हम लोगों ने इनको सुबह ही शिफ्ट कर लिया था यहाँ से। जो हमारा दूसरा होम है, MR होम, जो मानसिक विकलांग महिलाएं जहाँ रहती हैं, वहाँ पे हमने अपने बुजुर्गों को शिफ्ट कर लिया था सर। पास में ही है सर, सड़क से दूसरी तरफ। हाँ जी, नजदीक में ही है सर। व्यवस्था कैसी? सर, अभी तक तो हमारे पास, पहले हमने बुजुर्गों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्गों के मैट्रेस वगैरह और राशन वगैरह जो है हम लोग नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम लोग बुजुर्गों को पहले हम लोगों ने उनको निकालने की कोशिश की। जब हम वापस आए तब तक पानी भर चुका था सर, तो काफी नुकसान हुआ है हमारा। अभी हमारे पास 4-5 दिन का राशन तो है पड़ा हुआ, लेकिन 5 दिन के बाद जो है हमें दिक्कत आ सकती है जी। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से ही साथ रहता है, और उनका भी हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं। हमारे 9 तारीख से ही जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें एक मॉरल सपोर्ट मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारे साथ है। लेकिन मैं अपनी सरकार से एक विनती करती हूँ, जो हमारे ओल्ड एज होम और MR होम के लिए जो भूमि हमें मिली है, उसको बनाने के लिए टेंडर भी हो चुका है, लेकिन काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से, अपने बुजुर्गों की तरफ से भी यही विनती करती हूँ कि वो अब हमारा जो होम है वो जल्दी से तैयार करें सर। अब एक बात इन्होंने रखी कि जरूर जमीन को लेकर और नए शिफ्ट करने की बात है। अब प्रशासन की तरफ देखना होगा कि कब तक ये चीजें हो पाती है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि एटलीस्ट जो आशियाना वृद्धों के लिए है वो ब्यास की प्रचंड लहरें नहीं झेल पाई, नहीं ले जा पाई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। बुजुर्गों पर मुसीबत है, पर बच्चे इस मुसीबत में भी अपनी मासूम मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं। कलात में तबाही के बाद ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहां जिस हाईवे से दिन रात बड़े बड़े वाहन गुजरते थे, उस पर अब गाड़ी आने की तो गुंजाइश है नहीं। ऐसे में मासूम बच्चों ने हाईवे को खेल का मैदान बना डाला। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई बैडमिंटन। वही जो बच्चे पहले हाईवे पर आने से भी डरते थे, अब बेखौफ होकर यहां साइकिल चला रहे हैं। इस वक्त नेशनल हाईवे 3 पर है और मनाली से करीब 12 किलोमीटर पीछे ये जगह है कलात। नेशनल हाईवे है, कभी यहां पर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती थी, ट्रैफिक लगता था और लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगती थी। लेकिन आज अब इस नेशनल हाईवे पे बच्चे खेल रहे हैं। अब ये ग्राउंड के रूप में तब्दील हो चुका है। कारण यही है कि दोनों तरफ से नेशनल हाईवे टूट चुका है। संपर्क अन्य
कुल्लू से भी संपर्क टूट चुका है और मनाली से भी संपर्क टूट चुका है। जा सकता है कि कैसे हालात अब यहाँ पर पैदा हो गए हैं। कलाथ से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम नदी के किनारे पहाड़ और पत्थरों से पार करते हुए बिंदु डाक पहुंची, जहां हमें मंडी के पंचवक्त्र मंदिर की तरह ही चमत्कार भी देखने को मिला। यहाँ बाढ़ में हाईवे कहाँ गया ये तो नहीं पता, क्योंकि अब नदी की धार वहां बह रही है जहां हाईवे था। यहाँ 20 फीट ऊपर तक पानी बह रहा था। हाईवे के साथ सपोर्टिंग दीवारें तक बह गई, लेकिन अगर नहीं बहा तो यहाँ विराजित शिवलिंग जो हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ था, और अब भी ये शिवलिंग वैसे ही डटा हुआ है। शिवलिंग पर झरने का पानी गिर रहा है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, और जाहिर सी बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं तो फिर और क्या है। मनाली और कुल्लू के बीच की एक जगह है जहां हम पहुंचे हैं, और ब्यास की प्रचंड लहरों ने जो नुकसान किया है वो शब्दों में यहां बयान नहीं हो सकता। पूरा नेशनल हाईवे वॉश आउट हो गया है एक तरह से। आप देख सकते हैं गायब नेशनल हाईवे इस पूरे रीजन से हो गया है। पहले वो नेशनल हाईवे जिस पर सेना जाती थी, पूरी सामग्री जाती थी, मनाली का पूरा सामान लेह लद्दाख तक यहाँ से पूरी ढुलाई होती थी, पूरी जीवन रेखा के रूप में ये नेशनल हाईवे काम कर रहा था। लेकिन अब इसकी अपनी रेखा खत्म हो गई है। सब कुछ ब्यास की प्रचंड लहरें बहा कर ले गई है। अब यहाँ कुछ स्थानीय लोग हमें मिले हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अब अंकल जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है इस जगह का, और ये कुल्लू से कितनी दूर है, मनाली से कितनी दूर है? ये है जी बिंदु डॉग बोलते हैं यहाँ पर, और मनाली से ये 9 किलोमीटर दूर है। कुल्लू से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हालात कैसे हैं यहाँ पर? कितने अभी तक कौन लोग पहुँचे हैं और क्या यहाँ पे पूरा? हालात बहुत खराब है। जो हमने सुना था बुजुर्गों से कि एक बार 1905 में बाढ़ आई थी, दूसरी बार 1947 में, जबकि हम तो उस वक्त पैदा में नहीं थे, सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन जब फर्स्ट बार आया हमारे देखते हुए 1988 में, तो उस वक्त इतना नहीं था। उसके बाद जब 1995 में आया, वो इससे थोड़ा कम था ऐसा ही उग्र रूप था। लेकिन अब जो आया 2023 में जो आया, ये तो बहुत ही भयंकर आया। ये इसके बराबर आज तक नहीं है, समय देखा नहीं आया, जिससे कि इतना माल का जान माल का नुकसान भी हुआ। बाकी और चीज़ों की क्षति तो आपके सामने है, देखो कितनी नुकसान हुआ है। प्रशासन के तो लोग चले हुए हैं। शुरू में स्टार्टिंग में एसडीएम साहब वगैरह है, और मुझे बार बार कॉल आ रही है हर तरह से जो भी सहायता चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा वो नहीं। यहाँ थोड़ी सी समस्या है कि जो राशन यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ से रोड कटा हुआ है, तो मेरे को कुल्लू से कॉल आई थी कि यदि राशन की जरूरत है। मैंने कहा राशन की यहाँ सख्त जरूरत है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।